संजय कृष्ण कौल जी, श्री बिली मौर्य जी, प्रोफेसर भारती, सुमित मलिक जी और इस बुक की ऑथर अमिता सिंह जी। मैं डिजास्टर में का स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव आपसे साझा करता हूँ। The most difficult thing and the crisis in India is the thing which is related to the grassroots and the common people and masses have been transformed into elite discourse. इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब मैं मेघालय में गांव गोद लिया, आई adopted a village Kongthong. तो फर्स्ट थिंग आई डिड दैट आई लर्न खासी लैंग्वेज, क्योंकि एक डिजास्टर यह होता है कि जब आप किसी जगह पर, अनडेवलप्ड जगह पर अपनी भाषा लेकर जाते हैं तो उन पे इम्पोज करते हैं। जब मैं उनको नमस्ते की जगह खुबलई कहता हूँ, उसका मतलब नमस्ते होता है, थैंक यू। एक वर्ड में 3 चीज़ें आती हैं, नमस्ते, थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तीनों खुबलई से आता है। तो जब कोई मेघालय से मुझे फ़ोन आता है तो मैं नमस्ते करने की जब वो नमस्ते करते मैं खुबलई शोम करता हूँ। तो मैं जो कहना चाहता था कि आई विजिटेड 37 times in that village in my 6 years tenure, except 1 year, that was the COVID time. 2021 के एंड में जब कोविड का थोड़ा लूज किया गया, मूवमेंट शुरू हो गया था, तो मैं जा रहा था। ये ईस्ट खासी हिल्स में है। ईस्ट खासी हिल्स में सोरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, चेरापूंजी के पास। तो ड्राइवर जब जा रहा था तो आई स्टॉप द ड्राइवर कि आपने गलत रूट ले लिया। तो ड्राइवर बोला मैं ठीक रूट लिया हूँ। फिर मैंने अपने सिक्योरिटी वाले को बुलाया, मैं कही रूट तो ठीक नहीं है। मेरी याद ठीक है कि यहाँ एक माउंटेन था, बड़ा सा माउंटेन था, वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन। वो प्लेन हो चुका था। 1 साल के कोविड में पूरा माउंटेन प्लेन हो चुका था। तो मैं कहा यहाँ माउंटेन था और ये इस रूट में आप कितना बड़ा अर्थ के साथ इंजस्टिस है। फॉर 100 million rupees that mountain was demolished, it was sold. जब मैं वहाँ के लोगों से पूछा तो जो लेबर था they were getting 150 rupees per day. Due to lack of the job, you cannot convince the need for the mountain. उनके लिए अपने पेट को भरना बहुत जरूरी था। वो एक जॉब कर रहे हैं, माउंटेन को तोड़कर जॉब कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। आपके लिए नेचर है, उनके लिए स्टमक है। यह जो गैप है, और जिस बात का के कारण अमिता सिंह जी ने एक अच्छी किताब लिखी है, उन्होंने एक डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया है। दूसरा इंस्टेंस बताता हूँ कि यहाँ के कॉमन लोग नेचर से जुड़े रहते हैं, पर्टिकुलरली इंडियंस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ में नेचर का सेंट्रल इम्पोर्टेंस है। वी वर्शिप नेचर, वी लिव विद द नेचर। जो लोग गांव नहीं गए हैं, गांव में नहीं रहते हैं, उनको ये इसका आइडिया नहीं है किस प्रकार से पेड़ों को बचाना, रिवर्स की पूजा करना। तो दूसरा इंस्टेंस में बताता हूँ कि बिहार में एक सोन रिवर है जिसका डिजास्टर हर साल आता है। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक जब आर्टिकल लिखा था तो उसमें इसका जिक्र किया कि उस बेल्ट को क्या बोलते हैं। यह भी सुन लीजिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स कितने एलीट हो गए हैं, कितने एलीट रहे हैं
कितना कॉलोनियल हैंगओवर उन पे रहा है, कि कितने पैसे खर्च होंगे आज़ादी के बाद फ्लड को लेकर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसी तरह एक बुक रिलीज था। मैं पार्लियामेंट से लेट से पहुंचा था, तो ऐसे माइक पकड़ाया गया। तो मैंने वहाँ पहुँचते ही, मुझे कभी आइडिया नहीं था कि पॉलिसी मेकर्स को वो वर्ड मालूम नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आप सब दियारा जानते होंगे। तो एक साइलेंस दिखाई पड़ा, तो मुझे लगा शायद नहीं मालूम नहीं। जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं डिजास्टर पे या एग्रीकल्चर पे, यदि दियारा शब्द नहीं जानते हैं, दे आर नॉट ओनली डूइंग इनजस्टिस विद द पीपल, दे आर द क्रिमिनल्स। आप हम एक अच्छी जगह पर सेमिनार कर रहे हैं, स्टेट का रिसोर्सेज है, हमारा रिसोर्सेज है। यदि सेमिनार का इम्पैक्ट द लास्ट मैन तक नहीं पहुंचता है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। वो दियारा उसको बोलते हैं जहां लैंड इरोजन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। रिवर चेंजेज इस रूट, और रिवर के रूट चेंज होने के कारण 1 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर्स सबमर्जेज इन द रिवर। वो सबमर्ज सिर्फ लैंड ही नहीं करता है, एक उस पूरे लैंड को दियारा के नाम से हम जानते हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स वर वेल वर्स्ड विद द टर्म, नैरेटिव एंड द इम्पैक्ट ऑफ दियारा। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का ये समस्या आई। अगर कॉपी पेस्ट भी करते तो शायद हम जान जाते, वो भी हमने नहीं किया। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम का है, बिहार का गंडक, गंगा, सोन, यूपी का सोनभद्र, ये सब यूपी का, असम का लगभग 75% लैंड ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आता है। और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, because there is no democratic voice at the grassroots level. Everything is become the political parties are the melting pot. So the voices coming to the political parties, they are articulated in such a way, there is no grievance at the, just they are the takers and we are the givers. So I find that there is no democracy at the grassroots. So no channelization of the democratic voice. अगर होता तो ब्रह्मपुत्र का 75% लैंड इन असम का, और डिस्प्लेसमेंट के आप आंकड़े आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि हाउ पीपुल आर इनोसेंट। जो रिवर हर साल, यानी एक फार्मर अपने लाइफ टाइम में एवरेज 3 times he changes his postal address. His house is demolished, submerged in the river, then he makes another house, then another house, minimum 3 houses. So there is a continuously and constantly the migration of the people from the Diara land. बिहार में 10,000 acres का, हेक्टेयर्स का एक उसको मोकामा टाल कहते हैं। यदि 10,000 acres में 6 to 7 months वाटर लॉगिंग रहता है, यदि उस वाटर लॉगिंग को हम समाप्त कर दें तो देयर कैन बी अनदर पंजाब इन बिहार। तो उन पॉलिसी मेकर्स को दियारा ही शब्द नहीं मालूम। एक और शब्द है, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डिजास्टर से कैसे जुड़ा हुआ है, चौर। ये लोकल डायलेक्ट में चौर बोलते हैं। ये यूपी, बिहार, असम के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोगों को शायद पता नहीं होगा, जरूरत भी नहीं पड़ती। ये उस लैंड को बोलते हैं जहाँ वाटर क्राइसिस आता है। यहाँ वाटर लॉगिंग है, वहाँ वाटर क्राइसिस है। वाटर आसपास में सब दोनों जगह, उस एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जोग्राफिकल एरिया में वाटर भी है, सब इतना वाटर है कि लोगों का घर सबमर्ज हो रहा है। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक अलग पार्ट में एक बूंद पानी नहीं।
उसको चौर बोलते हैं। और दियारा और चौर मिला दें तो नॉर्थ इंडिया का, खासकर यूपी, बिहार, असम और इस तरह ले लें, उड़ीसा ले लें, तो ऑलमोस्ट 40% लैंड इज अंडर दियारा एंड चौर। जो सबसे इम्पैक्टफुल जो इस बुक से रिलेटेड बात मैं अमिता जी को उसने कहा था बात करते हुए, कि जो लैंड इरोजन होता है, पानी धीरे धीरे आता है और घर चला गया, आप डिस्प्लेस होते हैं, आपके एनिमल्स को कहीं और अपने रिलेटिव के यहाँ भेजते हैं, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द डिजास्टर लॉ, दैट इज नॉट अ डिजास्टर। अगर दिल्ली के किसी बाजार में फायर आ जाए, किसी की मौत भी नहीं हो तो डिजास्टर होगा, लेकिन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर विक्टिम ऑफ दैट, दैट इज नॉट डिजास्टर। कोई कानून ही नहीं है। तो एक तो वन पार्ट। दूसरा, मैं फिर मेघालय जाता हूँ। जब मैं फ्रिक्वेंटली विजिट करता था तो आई हैड कन्फ्रंटेशन विद द माफिया, although my identity is with particular ideology, but my economic thought is different and completely different. I don't hide that economic thought. Equality is the core and essence of the human society. If you are discarding equality, no ideology can, no human society can survive in peace, harmony. तो फॉरेस्ट ए में डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा था। तो मैंने पूछा, तो उस सारे एक पहाड़ पे, माउंटेन पे प्लांट को बढ़ने के लिए 20 इयर्स चाहिए, जब पूरा फुल फ्लेज ट्री बनने के लिए इट टेक्स 20 इयर्स एवरेज, 18 to 20 इयर्स। आपको मेघालय आप जाएंगे तो आपको प्लांट मिलेगा ही नहीं। कौन सा प्लांट सेफ गार्डेड है? तो वहाँ के खासीज जो ट्राइब है, सेंग खासीज, खासी में भी सेंग खासीज, बिकॉज खासीज आर डिवाइडेड बिटवीन टू, सेंग खासीज एंड खासीज। जो कन्वर्टेड है वो खासीज रह गए, जो नॉन कन्वर्टेड है सेंग खासीज रह गए। तो सेंग खासीज वर्शिप फॉरेस्ट, उसको कहते हैं सेक्रेट फॉरेस्ट, पवित्र जंगल। तो ओनली दोज फॉरेस्ट आर सेफ गार्डेड जिसको वो अपना स्पिरिचुअली मानते। यू कैन नॉट प्लग इट लीव फ्रॉम दैट। They are safeguarding, it is not the government. जितने लेयर्स गवर्नमेंट का बना लें वो सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे, वो ट्राइबल उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं, चूंकि उनका एक स्पिरिचुअल इमोशनल लिंक है। यदि उस लिंक को आप हटा दें तो मेघालय विल बी कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन, द कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन ऑफ मेघालय। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम मार्जिनलाइज्ड लोगों की बातें करते हैं, तो उसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो डिफॉरेस्टेशन का जो उनके लाइफ पर इम्पैक्ट है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द डिजास्टर लॉ। एक और मैं आश्चर्य बताता हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में मैं एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2-2 दिन पढ़ता था। ये गारंटी नहीं था क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि वो बैलेट से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बिना क्वेश्चन आए ही चर्चा में होती थी। जो लोग बैलेट करते थे वो क्वेश्चन पे बहुत चर्चा करते थे, मुझे फ़ोन भी करते थे। तो एक दिन मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाया, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है। डिजास्टर और फॉरेस्ट ये सबको पढ़ना बहुत आसान है, बाहर से आसान लगता है लेकिन बहुत कठिन होता है। जब जितने अंदर जाएंगे उतनी कठिनाई होगी। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाया, चूँकि मैं उसका डेफिनेशन ढूंढ रहा था। तो मैंने लगाया कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। भारत सरकार के पास फॉरेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है। आई गॉट द आंसर, बिफोर द आंसर आई डिस्कस विद द मिनिस्टर कि ये क्वेश्चन क्या लगा दिया आपने। आफ्टर 7 days हार्ड वर्क दे फाउंड दैट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। एक और आप देखिए फॉरेस्ट के साथ डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है। Every year you will hear that कि area of forest is increasing। अभी 25% था तो 25.9% हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा
This is true that area of forest is increasing. Is it also true that density of forest is decreasing? आप फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा रहे हैं, जो फॉरेस्ट माफिया है, हु आर दे? इट इज वी। हमें घर में ऐसी चीजें चाहिए, हम उस कंज्यूमरिज्म के हिस्से हैं, उस न्यू लिबरलिज्म के हिस्से हैं, जिसमें हमें बेस्ट वुड चाहिए। वुड कहाँ से आएगा? माफिया इसलिए है कि बिकॉज वी आर, दैट इज इन डिमांड फ्रॉम मी, फ्रॉम अस। इससे जिस दिन डिमांड खत्म हो जाएगा उसका वो तो मार्केट है। इज माफिया बिकॉज ही इज डूइंग इलीगल थिंग, वह भी एक काम कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट भारत में आप, देयर इज नो पैरामीटर in India to assess and evaluate the density of the forest. मैंने हंसते हुए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कहा कि आप आराम से फॉरेस्ट के अंदर गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी कम हो चुकी है। तो दीज आर द थिंग्स which are related to the grassroots people. फॉरेस्ट क्यों बचा? जिनको हम बेदखल कर रहे हैं, जल जमीन जंगल से जिन्हें हम बेदखल कर रहे हैं, whosoever in the government, in the name under the pretext of the development, the first victim of the development is the most marginalized people. एक बार सर, आप तो लॉयर हैं और कौल साहब तो कई जजमेंट दिए होंगे इस तरह का। तो एक बार मैंने एक टीवी डिबेट पर कहा, यदि छत्तीसगढ़ और झारखंड पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अलग नेशन स्टेट बन गया होता, तो वहाँ के ट्राइबल के पास एक घर होता, मारुति गाड़ी होती, जो पेट की बात कर रहे हैं उनके पास ही पेट होता, उनके पास भी अच्छी सड़कें होती। तो वी आर draining their resources and not responding their needs. तो आप ट्राइबल एरिया के इंटीरियर में आप जाएंगे, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, अगर आपको जाने का मौका मिलता है, और जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ कंक्रीट के जंगलों का ही पर्यटन करते हैं, तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा, फिर गूगल सर्च करके ढूंढते हैं कि मिजरीज कहाँ कहाँ है। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि देयर कंडीशन ऑफ लाइफ इज लेसर देन द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स, और उनकी संख्या घटती है। वनरेबल ट्राइब क्यों हुआ? इससे नहीं क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो गई। देयर आर ओनली टू रीजन्स। एक तो फर्टिलिटी रेट कम होने से वनरेबिलिटी होती है, कोई जनसंख्या कम होती है। दूसरा, फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, पास्ट टू पोस्टरिटी, दे आर इन सच ए क्राइसिस। नेचुरल वे में उनकी फर्टिलिटी कम नहीं हुई है, क्राइसिस ने उनकी फर्टिलिटी को कम कर दिया। तो there are 75 vulnerable tribes. They are not under the disaster because they are dying their own death. तो ये कुछ बातें हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि डिजास्टर के इशू को एक मास मूवमेंट की तरह देखना चाहिए, और इसको इस तरह की बहुत सी किताबें आनी चाहिए, और वो किताबें अमिता जी इंडियन लैंग्वेजेस में आनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ने वालों के साथ डिजास्टर तब आता है जब कोविड आता है, जब गलती से वो कौन सिनेमा हॉल था उसमें आग लग गई थी। ये हम सब के पास डिजास्टर तब आता, रेयरली आता है, आना भी नहीं चाहिए। उनके पास वो तो डिजास्टर में ही जीते हैं। तो सबसे है कि उसको मैं ग्रासरूट का तो मैं नहीं जानता हूँ क्या कहे, लेकिन जमीनीकरण करना चाहिए, मासेस तक जाना चाहिए, सब्जेक्ट करवा दीजिए। और दूसरा एक जो मैं और एक क्वेश्चन मैं रेज किया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर्स के जो हैं लोग, उसमें नंबर ऑफ वीमेन
है ही नहीं. Now you are a victim and I am helping you as a पुलिस ऑफ डिजास्टर. तो उसमें तो आपको लाइफ बचाना है. एट द सेम टाइम जब आप रेट्रोस्पेक्टिव में देखें, नॉट नेसेसरली मैं कहता ऐसा होता ही होगा, रेट्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो इट ऑल्सो अटैक ऑन द डिग्निटी ऑफ वुमेन. जब हम वुमेन पुलिसिंग कराते हैं तो डिजास्टर में भी वुमेन होना चाहिए. इस सवाल मैंने उठाया था और नंबर ऑफ वुमेन, बिकॉज क्लाइमेट डिजास्टर से आपने अपने बुक में 2022 के आंकड़ा दिया है कि सबसे ज़्यादा वुमेन ही डिस्प्लेस्ड होती हैं. 80% वुमेन आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट डिजास्टर. 21.5 मिलियन डिस्प्लेस्ड, आउट ऑफ देम 80% ऑफ वुमेन. डेथ में 14 टाइम्स मोर वुमेन एंड चिल्ड्रन का होता है, लेकिन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पर. इट इज कंप्लीट. अगर कहीं पर पैट्रियार्की सबसे ज़्यादा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में पैट्रियार्की. तो इन कुछ बेसिक इश्यूज हैं जिसको हम भूल जाते हैं. और एक और छोटी सी बात बताकर मैं अपना अनुभव बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ. आप बहुत देर से सुन रहे हैं. अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, वहाँ मैं जाते जाते रह गया, लेकिन नहीं जाकर भी मैं वहाँ पहुँच गया. कभी कभी इमोशंस ऐसा होता है जिससे प्रेम प्रसंग, लव स्टोरी में देखते हैं कि हीरो हीरोइन मिलता नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट इतना होता है कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते रहते हैं. यही उस गांव के साथ मेरा हुआ. कॉन्गथोंग तो हो ही गया है मेरा. मुझे लगता है मेरा गांव ही कॉन्गथोंग है. मैं अपने ओरिजिनल गांव को भूल गया हूँ. और मैं तो घर में भी कहा कि माई लास्ट स्टेज वुड बी इन द कॉन्गथोंग विद द ट्राइबल्स. दो ही चीज़ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाहिए. उनका कल्चर अपना है. जब नॉर्थ इंडियन और साउथ या रेस्ट ऑफ द इंडियंस वहाँ जाते हैं, दे मिस इंटरप्रेट देयर जेंडर रिलेशनशिप. दे एक्सप्लॉइट देयर ट्रेडिशन ऑफ जेंडर रिलेशनशिप. दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमी. इसलिए उस जगह पर अगर आप उनके जेंडर रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हुए और उसको अनटच रखते हैं, and you work as a man of the character, you become the god for them. तो ऐसे ही अरुणाचल में एक गांव है एनेनी, उसको सुसाइड विलेज कहते हैं. सुसाइड विलेज क्यों कहते हैं कि उसका पॉपुलेशन जो 12,000 आज से 30 ईयर्स पहले 30 ईयर्स पहले था, 30 ईयर बाद भी 12,000 था. पीपल आर वेरी सेंसिटिव. आप आए, मैं आया, आपने मेरा स्वागत नहीं किया और मैं जाकर सुसाइड कर लिया. दो लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं, इंटरप्शन हुआ, एक ने सुसाइड कर लिया. एक ने सुसाइड किया तो उसके कंपटीशन में दूसरे ने भी सुसाइड कर लिया. तो तरुण मेने नाम के एक स्कॉलर ने राजीव गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे उस पर पीएचडी किया है सुसाइड विलेज पे. उसका पीएचडी है. एंड आई मेंशन दैट पीएचडी इन द राज्यसभा माई रिजोल्यूशन. उस गांव में इतनी ब्यूटी है, ऑन एट द बॉर्डर ऑफ द चाइना है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाए. तो 8 टाइम्स आई रेज द क्वेश्चन, 8 टाइम्स. तो वो आवाज़ वहाँ पहुँची. उन्होंने मेरे लिए एक जैकेट भेजा और इस शर्त थी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि इस जैकेट को मुझे पहनाया जाएगा और वीडियोस उनको दिखाया जाएगा. तो सेंट्रल हॉल में मैं वो जैकेट पहना, उसका वीडियो वहाँ के उस गाँव के जो हेड ने देखा. They are the people, marginalized people who are most emotional. They don't require anything, just they safeguarding their dignity and life. वो उनको कुछ नहीं चाहिए. तो दियारा, चौर, डिफॉरेस्टेशन, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो अर्थ डे भी है. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अमिता सिंह जी को कि एक ऐसा कोइंसिडेंटली अर्थ डे पे किताब रिलीज हो रही है. और इनको मैं जानता हूँ जेएनयू में इस फैकल्टी को इनिशिएट करने में कैसे रिगरस इन्होंने वर्क किया और फैकल्टी को उस सेंटर को आगे बढ़ाया. वी हैव बीन टुगेदर इन सो मेनी कमिटीज़, इन एकेडमिक कमिटीज़. और ये रिगरसनेस आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम जेएनयू कंटिन्यूज. एज पॉलिटिशियन डज नॉट रिटायर, सो द एकेडमिशियन ऑल्सो डज नॉट रिटायर. तो वो अनटायरिंग वर्क चल रहा है. तो अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें हमें करना चाहिए.
पहला, डिजास्टर को एनजीओ के रन से मुक्त करना चाहिए और डिजास्टर को कुलीनता से यानी एलिटिज्म से ही मुक्त करना चाहिए। इन दोनों से जब तक आप मुक्त लिबरेट इसको नहीं करेंगे, अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उस कॉज को सर्व नहीं कर सकते। एक दूसरा, जो हम लोग संपन्न हैं भाषा से, रहन सहन से, संपदा से, यानी बाय रिसोर्सेज, बाय आवर लाइफ स्टाइल, बाय आवर लैंग्वेज, बाय आवर एजुकेशन, ऐसे लोगों को उन जगहों को ढूंढना चाहिए। अब ये डिजास्टर ही है ना कि दुनिया का 2 ही गांव है जो व्हिस्टलिंग विलेज है। वन ऑफ देम इज कॉन्गथोंग व्हिच आई अडॉप्टेड। मैं राज्यसभा में पहली बार गया, उसके पहले मैं किसी जगह था नहीं, कॉलेज यूनियन में होता था, तो मैं ये क्वेश्चन मैं ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट में वो कॉन्गथोंग का नाम कहीं पढ़ा। फिर सर्च किया, जब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, मैं डर रहा था कि पार्लियामेंट्रियन लॉ मेकर्स में कहीं ऐसा न लगे कि ये कहाँ से आ गया है, ये गांव का सवाल उठा रहा है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछा तो वेंकैया नायडू जी खड़े हो गए और अपलॉड किया, पूरा पार्लियामेंट में ऐसा था। क्या है उस गांव में? देखिए कितनी बड़ी चीज़ हम लूज कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे के जन्म से पहले एक ट्यून तैयार करती है उसके लिए। दे कॉल ईच अदर बाय ट्यून, जैसे कुकू, सपोज ये ट्यून है किसी बच्चे का, इसी ट्यून से, जैसे नाम से हम लोगों को बुलाते हैं, इसी ट्यून से एक दूसरे को लोग बुलाते हैं। ये कॉस्कोव गांव है टर्की में, उसका नाम भी के से शुरू होता है। ये कॉन्गथोंग है, इसका भी नाम। दोनों का पॉपुलेशन 700 है, लेकिन अंतर टर्की और हमें है। उनका विलेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का यूनेस्को का हिस्सा हो गया। और मैं इसके बारे में, दिल्ली तो दूर, मैं शिलोंग में नेहरू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर लोग तो बहुत कम जानते हैं, उन लोगों को तो बहुत आजकल फाइल जो उलझे रहते हैं। आजकल के वाइस चांसलर के पास तो पढ़ने का समय नहीं होता है। राधा कृष्णन जैसे कुछ लोग होते थे वाइस चांसलर, अब तो इतना गैप आ गया है आजकल के वाइस चांसलर का, तो आप देखेंगे तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। पहले वाइस चांसलर होते थे जो स्वयं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे, तो वाइस चांसलर को तो पता नहीं था, प्रोफेसर्स को भी पता नहीं था, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था। वहाँ के मेरे दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विंसेंट पाला जी थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको भी मालूम नहीं था। वहाँ के एमएलए को नहीं मालूम था, सोशल एक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी मालूम नहीं था। उन्होंने कहा ये क्या आपने ढूंढ निकाला? तो आई रीच दैट विलेज एंड आई अडॉप्टेड दैट विलेज। सोशलाइजेशन कितनी बड़ी चीज़ है। पैट्रिशिया मुखीम, एडिटर ऑफ द शिलोंग टाइम्स, शी कॉल्ड मी कि प्लीज अडॉप्ट दिस विलेज बिकॉज पीपल ऑफ दैट विलेज वर्शिप यू लाइक गॉड, सो डोंट लीव दिस विलेज। देन आई अडॉप्टेड दैट विलेज। और अभी उस विलेज में हर व्यक्ति का इनकम 15 to 20,000 पर मंथ, इंडिविजुअल इनकम 15 to 20,000 हो गया। चूँकि यूरो, पाउंड्स, डॉलर वहाँ बहुत आ रहा है, बाहर विजिटर्स, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं उस गांव में। तो दूसरा है कि हमें ऐसे टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा यह है कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एनजीओ आया वो काम अच्छा करता, मैं आई डोंट कंडेम इट, लेकिन वो एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। वो स्टेट की तरह ही एक सेक्टर बन गया है, स्टेट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर। उसके काम खराब हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, एनजीओ में काम अच्छे काम होते हैं, लोग डेडिकेट कर, लेकिन वो एक जब सेक्टर बन जाता है तो फिर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, वेरियन ब्यूरोक्रेसी वहाँ भी आ जाएगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, मॉनेटरी चीज़ें आ जाएंगी, कई बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लिटरेचर के साथ हमें टारगेट करके किसी जगह डिजास्टर के लिए काम करना चाहिए। और बाकी तो अमिता जी कह ही नहीं, मुझे लगा और भी इनकी अगली किताब आएगी तो थोड़ा ग्रासरूट पर ज़्यादा फोकस होगा। और आपने मुझे बुलाया और मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन मैं कुछ बोला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Actually, I am completely speechless. And while I was hearing all this, I was in another world, because such great, majestic, pristine and honest ideas that have been coming from the speakers, starting from Justice Kaul. I'm so moved, Justice Kaul, that you read my book and you read it so thoroughly. You knew the pillars that I wanted to really show you, and you saw it. That shows that how successful
a judge you must have been at the bench in the Supreme Court. Give him a big hand. It takes him a second, to understand, really. And Percy, a very good friend and comrade at arms in the streets for those who cannot speak for themselves. He would never mince his words, whether in the court or outside, and today also. I am so proud of you. You made our day. Bharti, another great friend, and we've been debating, and much credit to the development and my transmigration from environmental law to disaster law. The credit, much of it, goes to her. And you were so precise and to the point. Rakesh ji, as always, he is a community leader. And I always say, and we always say, my team is here, Nivedita ji is here, and whom should I name? They're all my teammates, the young ones, and it's so difficult to name all of them. They're all here. And we've been going in teams to Churchandpur, Thobal, which are now supposed to be, very, very difficult areas. Robert, my Center for Law and Governance team is here. Puneet is here. How can I name all of them? Sanjeev ji is here. Gorika is here. And, they've all been, a very, very vibrant team. Sundarbans in the midst of tiger terrain. The whole night we were debating, if you remember Nivedita ji, the whole night we were debating, we did not sleep because the university paid us only for 3 days stay. And we worked in the daytime in 3 parts, 3 sections, and at night we debated and tried to develop, what it could be. When I was writing a book, it was difficult because if I have to take that package of scattered ideas to a classroom, it would be very difficult. Difficult in the sense that the students would never entertain something which does not have a central argument, which does not have a theoretical framework. So if I have to go to them and I have to write a book on disaster law, I need to have a theoretical framework. I worked hard, erased, rewrote, then erased, then rewrote. It took me 6-7 years and finally it came through. And I got 5 fundamental principles of disaster law, which were entirely different from environmental law. And it started with the 3 volumes. Nupur is here from Springer Nature, and we got those 3 volumes, the handbook on disaster management, a huge section was on disaster law, lots of authors from Asia Pacific. We released it at UNDRR last year. Then comes this book, and then I said, I want no partners in this book. I will just write what I have to write, what I feel, because by then I was almost a lawyer in the trial court. And when I was standing in front of the judges, the whole concept of law changed. Because law was lobby, law was relationships, and in trial court, law was also language, caste, religion, and the expressions that you use. I don't want to elaborate on that. I'll have to write another book on that. But bringing it back to disaster law, I found exactly what Rakesh ji said today. How do these poorer communities reach out and speak their mind? If heart had a writing, really, nobody would be writing books. The heart would be opened up in the court and people would know what it means. But unfortunately, there's no writing. Similarly, the speechless has no writing. The socially excluded have no writing. LGBTQIA have no writing. And if you look at the disaster history, how badly these people have been tortured, criminalized, thrown out of the society, murdered, burnt. And this is still taking place, and some of the most developed countries are doing that. But I'm not going into that. In the last part, because the organizers are saying that we've consumed all the time.
So in the last part, I'll just cut the whole story short, and which is about what is the anchor point of the book. It's the nature of the earth. We forget to understand the nature of the earth. What is earth? 199 million square miles of area is earth. Out of 199 million square miles of area, 139 million square miles is only water. It's the ocean. And so how much land do we have to ourselves? It's only around 60 million square miles. And it's more surprising with the results of the oceanography institutes across the world that, more than 2/4 of this planet Earth is unexplored. Scientists know nothing about it. And why they know nothing about it? Because the ocean is a three-dimensional structure. It goes deep into an area which is only 200 miles that they can research upon. The rest of it, nobody knows how deep it goes. That is called the abyss. It is this abyss where everything dies and settles down. When fish have to die, they go into the abyss. When all these sea animals want to die, they go into the abyss. And those who have worked with dogs and cats, you would know that an old dog, a stray dog, when he is at the end of his life, he would suddenly disappear because he would go into a burrow or hide himself somewhere and give away his life. That's what is happening in the ocean. And nobody knows anything about what is happening in the abyss. So that is a little thing, and we are like crawling ants over this earth because this earth is a very thin sheet. It's like a rin or a sheet over an extremely ripe fruit. And we are walking on this sheet, the rin sliding out. We are sliding ourselves because even the sheet is not one single hole. It is made up of several plates. These plates are going alongside each other with friction. They are going over and under each other with friction. They are hitting each other with friction, and so the Himalayas are born. Right now, the recent earthquake that happened in Myanmar, coming from that, many more are likely to come July onwards, because that's what the studies have been revealing, because the great volcano is burning up inside the abyss. The abyss that I say is the real story created for the earth. There are 4 plates under what we are standing, and we think in our arrogance that we are controlling this world. We are digging it deep, and we are going on digging it. It's unending digging. The whole earth that we are doing, somewhere this shameless activity has to stop. Because nobody knows the nature of the earth, and because they do not know the nature of the earth, that is why they're going on into digging. Everything they come across, they want to dig and recreate and rebuild. This whole activity of tectonic plates, right now I'm talking about the Asia Pacific, only the Asia Pacific. This is a small story, easier to understand, which is Eurasian plate, Indian plate, Sunda plate, and Burmese plate. And you would be shocked to know that the Eurasian and the Indian plate, which have created Himalayas, which have created Himalayas, are still active. The Eurasian plate and Indian plate are moving towards each other 6 centimeters per year. How far are we from disasters? But it's not simply that. There are fault lines inside, and these fault lines are hitting each other, and they have come so close to each other that we are already in an extremely disaster-prone life which is about to come. And unless the judiciary is active enough not to give too much time for evidences to be collected, if the drone has already said that the forest land is destroyed, the ponds are filled with malba,
the illegal constructions and encroachments have taken over, then the judiciary should be bold enough to say yes, that's where it should stop. Nobody should come and cry that we are poor, we are this, we are that, because everyone will become poor because there will be no life. There is no life after death. And we are already in a death zone. And that is all the book focuses upon. And that is all I want to convey to everyone else, to be bold enough to speak up and say where we stand today. Thank you very much.